पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। वंस हमें सेल के ईएमएफ के बारे में पता चल चुका है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है, अब हम सेल्स को कैसे कनेक्ट करें तो मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन लेते हैं, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे दिस इज योर सेल, इसका ईएमएफ है E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। इसके साथ मैंने एक और सेल सीरीज में कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ था E2, इंटरनल रेजिस्टेंस था R2। अब यहां पर आप देख रहे हैं पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस तरीके से जब भी मैं सेल्स को कनेक्ट करूंगा कि एक का नेगेटिव टर्मिनल अगले वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तब बच्चों ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक, तो ये मैंने क्या किया, मैंने n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इसको करंट सप्लाई कर रहा है, दिस इज माय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और सर्किट का करंट बच्चों मैंने मान लिया है I। अब मुझे निकालना है कि हाउ विल दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बिहेव। तो इसके एनालिसिस में बिल्कुल बेसिक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देंगे हम। यहां से अगर हम स्टार्ट करें केवीएल लगाना और बच्चों ऐसे मूव करें, ऐसे दिस वे, हम इस तरीके से मूव करेंगे और वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। केवीएल पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो, गो थ्रू द प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर केवीएल और केसीएल का लेक्चर देखिए अंडर नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो बच्चों यहां से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले मुझे एक रेजिस्टर मिला तो मैंने लिख दिया -IR। रेजिस्टर पैसिव एलिमेंट है, एनर्जी डिक्रीज होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। फिर -RN इंटू IN। उसके बाद बच्चों क्या है, मुझे एक सेल मिला, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो +EN, फाइन। फिर -R2I, या करंट को मैं I ही मानूंगा, यहां पर मैं I कर दूं क्योंकि मैंने सर्किट की करंट I मान रखी है, +E2। लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, -R1I या -R1E1 and -R1I, this will be -R1I plus E1 is equal to 0। अब बच्चों सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा assumption क्या है, हमने सभी सेम सेल्स लिए हैं, these values are equal। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN, ये एक तरफ आ जाएगा, -I R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN इज इक्वल टू 0। क्लियर? दिस वैल्यू विल बी N इंटू E, दिस वैल्यू विल बी N इंटू R। तो मेरा I का वैल्यू क्या हो जाएगा, NE अपॉन R प्लस NR। This is the expression for the net current when I have connected all the cells in series। क्लियर है, सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने सीधे केवीएल लगाया। अगर आप केवीएल नहीं भी लगा रहे हो बच्चों तो डायरेक्टली यू कैन राइट, देखिए R1, R2, R3, RN ये सब सीरीज में है तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया N इंटू RN। वाई N? बिकॉज आई हैव टेकन N सेल्स, मैंने N सेल्स लिए हुए हैं। ठीक, ऐसे ही E1, E2, E3, E4 ये सब सीरीज में है तो नेट EMF हो गया NE।
तो नेट करंट हो गया नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में मेरा आर भी ऐड होगा। अब यहां पर बच्चों हम दो केसेस कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स सी केस वन। केस वन में अगर मैं एन आर को बहुत बड़ा मान लूं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तो आई कैन राइट एन आर प्लस आर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन आर। उस केस में मेरा आई क्या हो जाएगा बच्चों, एन ई अपॉन एन आर, और ये आएगा ई बाई आर। अब इस ई बाई आर को अगर आप देखिए तो दिस इज द करंट बाई सिंगल सेल। अगर मैं सिर्फ एक सेल की बात करूं तो हर सेल इतना करंट निकाल रहा है, और मैंने किया क्या है, मैंने सभी को किसमें कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अगर मेरी ये कंडीशन होल्ड करती है तो व्हाट आई गेट इज आई गेट द सेम करंट एज द करंट गिवन बाय अ सिंगल सेल। तो मतलब एन सेल्स को जोड़ने के बाद भी मुझे इफेक्टिवली उतना ही करंट मिल रहा है जितना मुझे सिंगल सेल से मिल जाता। तो मुझे इन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने से फायदा ही नहीं हुआ। कब, जबकि एन आर की वैल्यू आर से बड़ी है। मतलब मेरा कंक्लूजन क्या है, अगर सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो उनको सीरीज में कनेक्ट करने से कोई फायदा नहीं। अब केस टू देखते हैं बच्चों। केस टू में मैं मान लेता हूं आर की वैल्यू बड़ी है, बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एन आर, तो मेरा करंट क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा एन ई अपॉन आर। ये कितना आ जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि करंट इज एन टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अगर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो मुझे आउटपुट पे करंट एन टाइम्स होके मिल जाएगी। तो कंक्लूजन ये है, अगर मुझे ऐसा सर्किट दिया जाए जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो तो मुझे हमेशा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने से फायदा होगा। तो यहां से मुझे कंक्लूजन मिल रहा है कि सीरीज कनेक्शन में मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा केस देखते हैं पैरेलल कनेक्शन का। क्या हो अगर मैं सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो देखिए अगेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये E1 ये R1, यहां से दिस इज E2 दिस इज R2, और इस तरीके से करते करते लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, EN और RN। तो मुझे ऐसा कुछ सर्किट मिल जाएगा, कुछ ऐसा। और ये सर्किट मुझे करंट कहां दे रहा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R पे। ये सर्किट मुझे एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R पे करंट दे रहा है। दिस इज E1 R1, दिस इज E2 R2, दिस इज EN RN। क्लियर। अब देखिए बच्चों, पैरेलल में मुझे मालूम है इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप या ईएमएफ इज कांस्टेंट। तो इस पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ क्या हुआ, ई, वही जो सिंगल सेल का ईएमएफ था। अच्छा, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, आर इक्विवेलेंट हुआ आर प्लस एन रेजिस्टर्स ऑफ आर इन पैरेलल। आप अगर ध्यान से देखो तो स्मॉल आर वाले एन रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं, दिस दिस दिस, और इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ ये सीरीज में लगा है। तो बच्चों ये पहले मैं इतना पार्ट कैलकुलेट करता हूं, 1 अपॉन आर डैश, ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर अप टू n टाइम्स। तो दिस विल बी n अपॉन आर। तो आर डैश कितना आ जाएगा, R अपॉन n। तो यहां से बच्चों मेरा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R प्लस R अपॉन n, दैट इज NR प्लस R अपॉन n। तो यहां से अगर मुझे करंट निकालनी हो तो करंट कितनी आएगी, टोटल EMF इज E एंड टोटल रेजिस्टेंस इज NR प्लस R अपॉन n, या मेरा करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा NE अपॉन NR प्लस R। This is my expression for the current when I have connected all the cells in parallel। अब यहाँ पर अगेन दो केस बनाते हैं। केस वन में देखते हैं बच्चों क्या होता है। अगर मैं बोल दूं NR is greater than R, इस केस में क्या होगा,
मेरा एन आर प्लस आर, दिस विल रफली बी इक्वल टू एन आर। तो मुझे आई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, एन ई अपॉन एन आर, दैट इज ई अपॉन आर। ठीक, केस 2 देखिए, केस 2 में अगर मैं आपको बोलूं कि r इज ग्रेटर देन एन आर, तो मुझे i कितना मिल जाएगा, n टाइम्स ऑफ e बाई आर। दैट मीन्स अगर मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कनेक्ट दी सेल्स इन पैरेलल। तो यहां से मुझे दो कंक्लूजन्स मिल रहे हैं। पहला कंक्लूजन क्या मिल रहा है, मैं कंक्लूजन की समरी लिख देता हूं फॉर योर रेफरेंस। समरी मेरी ये कह रही है, समरी है दो केसेस। केस 1, अगर मेरा R बड़ा है R से, और केस 2 अगर मेरा R बड़ा है R से। तो अगर मेरा स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, मतलब मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ा है, तो मुझे फायदा किसमें है, मुझे फायदा है सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करने से। और अगर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो यहां पर देखिए ये, अगर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो मुझे फायदा किसमें है, मुझे फायदा है सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने से। क्लियर? तो सीरीज और पैरेलल के ये दो कंडीशंस बनते हैं। क्लियर? अब बच्चों जरूरी नहीं है कि मैं सीरीज या पैरेलल में ही कनेक्ट करूं, मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कर सकता हूं, मतलब कुछ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करूं, कुछ को पैरेलल में कनेक्ट करूं। तो अब हम देखते हैं क्या हो अगर मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग करता हूं। चलिए लेट्स सी बच्चों, दिस इज द डायग्राम फॉर द मिक्स्ड ग्रुपिंग। यहां पर मैं देख रहा हूं मेरे पास सभी आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनका ईएमएफ है ई। अब आप देखेंगे यहां पर एक साइड पे, ऑन दिस साइड n cells are connected, each having an EMF of E। अगर मैं एक साइड का टोटल EMF की बात करूं, तो टोटल EMF हर साइड का कितना हो गया, N इंटू E। क्लियर? अच्छा, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और यहां पे भी R है, यहां पे भी R है, यहां पे भी R है, हर साइड का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो अगर मैं एक टोटल साइड की बात करूं, तो एक टोटल साइड का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, NR आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर क्या है, इस तरीके के जो N सेल्स हैं इनकी मैंने M रोज बनाई है, मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरह लास्ट जो रो है दैट इज mth रो। क्लियर? तो अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को सिंपल बनाने की कोशिश करूं, तो सिंगल रो मेरी अब ऐसी है, दिस इज NE, दिस इज NR। ऐसी ही मेरे पास एक और रो है, ऐसे ही करते करते मेरे पास कितनी रो है, M रोज। अब बच्चों ये सभी M रोज पैरेलल में है, और पैरेलल में मुझे मालूम है कि नेट ईएमएफ मेरा हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं नेट ईएमएफ की बात करूं, तो पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ उतना ही होना चाहिए जो एक रो का नेट ईएमएफ है। क्लियर? अब अगर मैं नेट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो 1/R डैश, पहले मैं इन सभी का नेट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं। देखिए यहां पर NR है, यहां पर भी NR है, यहां पर भी NR है, इस तरीके से ये सभी NR पैरेलल में है, और कितनी बार आए हैं, M टाइम्स। तो R डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, M/NR, और ये R डैश इस R के साथ सीरीज में है, तो R इफेक्टिव बच्चों कितना आ जाएगा, R प्लस M/NR। तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों R प्लस M/NR। फिर से देखेंगे, ये NR है इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इस आर्म का, NR इस आर्म का भी है, NR इस आर्म का भी है, और ये सभी NRs एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR कितनी बार, M टाइम्स। तो ये हो जाएगा M/NR, ये 1/R डैश हो जाएगा M/NR। तो R डैश कितना आ जाएगा, NR/M। तो यहां पर इसको करेक्ट कर लेता हूं,
आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस एन आर अपॉन एम। यहां से मुझे आर इफेक्टिव मिल गया, आर इफेक्टिव कितना हो गया बच्चों, एम आर प्लस एन आर अपॉन एम। क्लियर। अब अगेन वही सेम प्रोसेस, करंट निकालता हूं, करंट कितना आएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एम आर प्लस एन आर अपॉन एम। तो यहां से बच्चों आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम एन ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एन आर। दिस इज द इफेक्टिव करंट गिवन बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब अगर मैं एम सेल्स को ऐसे कंबाइन कर दूं तो मुझे इतना इफेक्टिव करंट मिलेगा। अब इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू हैव मैक्सिमम करंट। तो अगर मैं फॉर मैक्स आई, अगर मैं आई को मैक्स करना चाहता हूं तो मुझे एम आर प्लस एन आर, इसको क्या बच्चा करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। अगर मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए तो मेरा फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, मैं एन आर प्लस एम आर को लिख रहा हूं बच्चों अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एम एन आर आर। आप देखेंगे अगर इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, मुझे मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। अब आप एक बात बताओ, ये टर्म मिनिमम कब होगा। देखिए एम आर क्या है, एक स्क्वायर टर्म है, एक स्क्वायर टर्म प्लस एक अंडर रूट टर्म, दो टर्म्स का सम है मेरा ये एफ एक्स। मान लीजिए ये एफ एक्स है, मुझे एफ एक्स को मिनिमम करना है। तो अगर मेरा स्क्वायर टर्म मिनिमम हो जाए तो मेरा एफ एक्स मिनिमम हो जाएगा। अगर मेरा स्क्वायर वाला टर्म मिनिमम वैल्यू ले ले तभी मैं कहूंगा कि ये एफ एक्स भी मेरी मिनिमम वैल्यू लेगा। और किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कम से कम कोई स्क्वायर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, स्क्वायर कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो अगर इसको मैं 0 पुट कर दूं बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, एन आर इज इक्वल टू एम आर। यहां से मुझे क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू एन अपॉन एम into R. So this is the value of external resistance if I desire to have the maximum value of current. Clear है। अब एक बात बताइए, अगर मैं चाहता हूं कि इस एक्सटर्नल सर्किट में, अच्छा मैंने R का वैल्यू निकाल लिया है, अब अगर आप मुझसे बोलो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा भाई। मैक्सिमम करंट के लिए मैंने कंडीशन क्या निकाली है, R इज इक्वल टू एन अपॉन एम इंटू आर। तो ऐसा करते हैं, ये वैल्यू यहां पे रखते हैं। अगर मैं वैल्यू यहां पे रखूं तो मुझे मैक्सिमम करंट मिलना चाहिए। मैं वो मैक्सिमम करंट भी निकाल के देखता हूं कि कितना आ रहा है। मैं यहीं पे कर देता हूं, यहीं पर I का वैल्यू कितना आना चाहिए, एम एन ई अपॉन आर की जगह मैं क्या रखूं, पहले तो m लिख दूं, R की जगह क्या लिखूं, n अपॉन m इंटू आर प्लस एन आर। तो यहां से I कितना आ जाएगा, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एन आर। तो I इज इक्वल टू एम ई अपॉन n से n कैंसिल हो जाएगा 2r। क्लियर है, n से n कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2r। तो मैं जिस फॉर्म में चाहूं उस फॉर्म में अपना आंसर निकाल सकता हूं। अगर मैं यहां से r की वैल्यू m अपॉन n इंटू आर, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो मुझे फिर से I का एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वो एक्सप्रेशन आएगा n e अपॉन 2r। तो मैं जैसे चाहूं मैं वैसे करंट निकाल सकता हूं। मुझे ध्यान केवल I have to remember this expression. This is the condition for which maximum current will be drawn from the combination of these two cells. I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में मैंने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, एक कंस्ट्रेंट हमने ये रखा है कि हमने सभी सेल्स का ईएमएफ सेम माना है, चाहे मैं सीरीज लूं, चाहे पैरेलल लूं, चाहे मिक्स ग्रुपिंग लूं। बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि ईएमएफ अलग अलग हो।
अगर बच्चों ईएमएफ अलग अलग हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो क्वेश्चन मेरा नॉर्मल केवीएल का क्वेश्चन हो जाता है, फिर मुझे वो क्वेश्चन केवीएल की तरह ही करना है। जब हम न्यूमेरिकल का लेक्चर बनाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे डीसी सर्किट्स के, तो वहां पर मैं दोनों केसेस लेके आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है जब सेल सेम ईएमएफ के होते हैं और क्या होता है जब सेल अलग अलग ईएमएफ के होते हैं। अभी के लिए आई थिंक आपको तीनों कॉम्बिनेशन समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स में इसको फॉरवर्ड करिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर्स, बोथ आर द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम मीटर ब्रिज पढ़ने के साथ ही साथ व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टडी वेल। थैंक यू।